अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। मैं अमन का पैगाम से अशरफ अहमद 836वां एपिसोड लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि एक अरसे तक आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, काफ़ी मसरूफियात रहीं। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, मुल्क के हालात ने, वक्त के तकाज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वापस से थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हो सकूं और हाजिर हो चुका हूं। और हम फिर से अमन का पैगाम के उस सफ़र पर फिर से रवाना हो जाएंगे जिस सफ़र पर हम सालों तक साथ चलते रहे हैं। मैं इस लाइव के लिंक को शेयर कर देता हूं। कुछ लोगों के जुड़ने के बाद आज का जो विषय है, आज का जो मौजू है, आज का जो मुद्दा है, आज की जो वजह है हमारे जुड़ने की, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं अपने साथ, उसके बाद में हम अपने लाइफ को लेकर आगे की बात हम करते रहेंगे। हमारे देश में, जो सारे संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम से मशहूर है, जाना जाता है, वहां पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान मुकम्मल हुआ, आगे भी मतदान होने वाले हैं। अलग अलग चरणों में, अलग देश के अलग अलग हिस्सों में देश की जनता जाएगी। अपना जो अधिकार है, वोट डालने का जो अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके अपने नेताओं को, अपने देश के नेताओं को, अपने बच्चों के भविष्य को, उसका फैसला करेगी, उसको चुनेगी। आज हम अमन का पैगाम के 836वें एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। वक्त और हालात की जरूरत क्या है, हमको इन हालातों में इस वक्त हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किन पैमानों पर अपने जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर अपनी विजय के लिए, अपनी जीत के लिए हमसे अपने वोट की भीख मांग रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से वो हमारे भविष्य के लिए हमारा उत्थान कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या सोचकर हमें उनके लिए वोट करना चाहिए और किस पैमाने पर आंक कर उन्हें हमको वोट करना चाहिए उनको। मेरे साथ डेंजल भाई जुड़ चुके हैं, और इसके पहले जो मैं लाइव कर रहा था वो नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा था मेरे पास। मैं बाहर खड़ा हुआ था बात करने के लिए, बट मेरे घर का वाईफाई और जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर है, तो वाईफाई बाहर तक आ नहीं पा रहा था। तो आई हैव टू डिस्कनेक्ट दैट वाईफाई, और यहाँ पर आप आकर आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। हम बात करेंगे आज जो चुनाव हो रहे हैं, आज हमारे जो नेतागण हैं, जिस तरह से हमको आपस में मजहब के नाम पर बांट कर, हमको आपस में लड़वा कर, अपनी जो रोटियां सेक कर वो अपना पेट भर रहे हैं, अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं, उसको किस तरह से आंकना है और उसको किस तरह से खारिज करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे गुफ्तगू करनी है, आगे बातचीत करनी है। मेरे साथ मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इस्लाम खान भाई हैं मेरे साथ, प्रमोद चिल्लर भाई हैं, डेजिल भाई हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुँच रही है तो एक कमेंट यहाँ पर कर दें ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूँ। मैं फिर कोशिश करता हूँ प्रमोद भाई को अपने साथ जोड़ने की, डेंजल भाई को अपने साथ जोड़ने की। अगर कोई भाई जुड़ जाते हैं दो में से तो बात को लेकर आगे चलेंगे। डेंजल भाई आपको लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज जुड़ जाइए मेरे साथ। कमेंट मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं आप लोगों ने कुछ कमेंट वगैरह किया है। अच्छा, प्रणाम भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी जुड़ने का। गुलाम रसूल अंसारी भाई, बहुत शुक्रिया। फिर से उलझाता है सबको नफरत वाली बात में, दूसरे राउंड में ही लुच्चा आ गया औकात में। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हमारे देश की जो लोग हैं, जो वोट डालने के लिए नहीं जा रहे, नागालैंड में 4 लाख लोगों ने वोट नहीं किया, वहां पे 0% वोट रहा है। और बहुत जगहों से खबरें आ रही थी कि जो प्रतिशत रहा है वोट डालने का, वो पिछले 2019 के चुनाव और 2014 के चुनाव के मुकाबले में बहुत ही कम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम मशीन को लेकर, वीवीपैट को लेकर टिप्पणी की है, फैसला सुनाया कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सारे बूथ, उन पर्चियों को गिना जाए। मेरे साथ मैंने जुड़ने की कोशिश की थी, डेंजल भाई को वो जुड़ नहीं पा रहे थे, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और मेरे पास कनेक्शन फेल्ड बता रहा है। मेरे पास कोई कमेंट भी यहाँ पर विजिबल नहीं है, बट कुछ कमेंट्स मैं अपने दूसरे फोन से यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन कमेंट्स को ही मैं यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो तो प्लीज डू सेंड मी द रिक्वेस्ट, और मैं आप लोगों को फिर अपने साथ जोड़ लूंगा। प्रभु भाई आपको ऐड किया है, देखिए अगर आप जुड़ पाते हैं मेरे साथ। खैर भाई जुड़ते रहेंगे। हम जो बात कर रहे थे वक्त और हालात की जरूरत के बारे में, वो ये है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल खतरे में है। जो पार्टी, मैं देखिए अमन का पैगाम पर हम किसी भी पार्टी के गोद में बैठकर गोदी मीडिया की तरह बात नहीं करते, लेकिन जो देश के लिए भला होगा, देश की जनता के लिए भला होगा, देश की जनता की बेहतरी के लिए अच्छा होगा, हम उसके लिए बात करते हैं, हम उन्हीं का साथ देते हैं, चाहे वो भाजपा के ही नेता क्यों ना हो। जो पार्टी हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान करने की कोशिश करती है, जो पार्टी हमारे देश से जो करप्शन है, जो रिश्वतखोरी है, जो ये सारी चीजें बुराइयां हैं समाज से, उसको निकालने की कोशिश करती है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके नेताओं को भी वो ईडी की धौंस से या ईडी का इस्तेमाल करके उनको भी जेलों में बंद कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह जी की जमानत होती है और वो बाहर आते हैं जमानत पर, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता जो हैं वो आज भी जेलों में कैद हैं, जेलों में वो बंद है आज भी। वो उसकी वजह यह है कि ये लोग नहीं चाहते कि आपके और हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है उनको सही शिक्षा मिल सके। आप अग्निवीर योजना ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी, यानी भाजपा 2014 से जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, जितने भी आपको गारंटियां दी हैं, सारी की सारी गारंटियों में वो झूठे साबित हुए, वो फेल साबित हुए हैं। चाहे वो 15 लाख रुपए की बात कर लें, चाहे 2 करोड़ रोजगार की आप बात कर लें, चाहे आप गैस के प्राइसेस को कम करने की बात कर लें, चाहे आप सिलेंडर की कीमतों को कम करने की बात कर लें, चाहे आप लोगों को ये अग्निवीर की आप बात कर लें, चाहे आप हमारी जो बहनें, हमारे देश की जो महिला है, ये महिला सशक्तिकरण की ये बात करने वाले नेता ये हमको उलझा के रखे हुए हैं आपस में, हिंदू मुसलमान में। लेकिन जो देश की आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनका जो शोषण होता है, इनके जो एमपी होते हैं उत्तर प्रदेश के, जो बॉक्सिंग अपने कुश्ती फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो किस तरह से इनका उत्पीड़न करते हैं, उसके बारे में ये आवाज नहीं निकालते, ये नेता लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब इनकी बारी आएगी आपसे वोट मांगने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, ये आपके दरवाजों पर भिखारी की तरह मौजूद हो जाएंगे। आप लोगों के दरवाजों पर अपने वोट की भीख मांगने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे देश के संविधान ने आपको सबसे मजबूत अधिकार दिया है, और वो अधिकार है वोट डालने का अधिकार। जाइएगा, अपने भविष्य का फैसला करने के लिए जाइए और वोट डालकर आइए। वहां पर सोचिएगा जरूर कि किस तरह ये जो नेता हमारे पास आज भीख मांगने के लिए आया है, हम देखिए जिस तरह हम लोग नौकरी के लिए एक ऐड डालते हैं न्यूज़पेपर में, या एक मोहल्ले में अपने घर में सफाई के लिए, काम के लिए, जो लोगों को रखने के लिए हम एक ऐड डालते हैं, या लोगों से बात करते हैं कि भाई हमको घर में काम वाली चाहिए, तो काम वाली हमारे पास आती है, उससे हम 100 तरह के सवाल करते हैं। ये जो नेता हैं ये भी हमारे बिना ऐड के वो हमारे मोहल्लों में पहुंचते हैं, और अपने अपने पैमाने पर वो किस काबिल हैं, वो हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं, वो बताते हैं। और उनकी बातों को सुनकर हम ये फैसला करते हैं कि किस काम वाले को या किस नेता को जो वोट मांगने आया है उम्मीदवार, किस उम्मीदवार को हम अपना वोट देंगे, और उसको हम अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उसको अपने काम पर रखेंगे, यानी एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन आपके हाथ को कुछ भी, ये जो बातें करते हैं, कुछ भी अपनी जो काबिलियत बताते हैं, उस काबिलियत का 10% भी आपके हाथ को नहीं आता। जब आप लोग वोट डालने के लिए जाएं, ये जरूर सोचें कि जो सिटिंग हमारे एमपी है, सिटिंग हमारे एमएलए है, मैं सिर्फ लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी आपका चुनाव हो जाए, आपके काउंसिलर हैं, अगर वो सिटिंग काउंसिलर ने अपने किए गए वादों का, अपनी बताई हुई बातों का, अपनी काबिलियत का 50% भी काम किया है, तो बराबर आपको आपके वोट पर उसका अधिकार है, बराबर आप जाइए और उसको वोट कीजिए। लेकिन अगर वो उन लोगों ने झूठे वादे किए हैं, झूठी बातें की हैं, एक लफ्ज आजकल काफी मशहूर हो चुका है हमारे देश की राजनीति में, और उसका नाम है गारंटी। गारंटी की वो बात करते हैं। गारंटी ये ऐसी गारंटी है जो बिल्कुल जो चाइना के माल पे लिखा होता है कि भाई, मतलब हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेता हमारे देश की भलाई की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन इनकी गारंटी बिल्कुल चाइनीज गारंटी की तरह है, जो बिल्कुल 2 दिन भी नहीं टिकती, 2 लम्हे नहीं टिकती। हम इनको नौकरी पर रखकर इन्हीं के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। जब आप घर पे किसी को काम पे रखते हैं, तो वो आपको ट्रे में चाय की प्याली लेकर आपकी खिदमत में, खाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है, ट्रे में। और यहां पर हमने नौकरी पर रखा इसको जिताकर, और उसके बाद 5 साल हम उसकी नौकरी में लग जाते हैं। जी नेताजी आ गए, नेताजी हमारा ये, अरे वो हमारा नौकर है। आपको ये सोचना पड़ेगा, आज जरूरत है, आज हालात का तकाजा है, आज
हमारे भविष्य का फैसला हमको अपने हाथों में लेना है। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, आपकी बार 400 पार का नारा देकर ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। वो संविधान जिसके रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, सभी को सामान्य अधिकार दिए हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, ये जो अधिकार हमको मिले हैं इन अधिकारों को छीन लेना चाहती है। और अभी वो कर रही है, बिना संविधान को बदले यदि कर रही है तो सोचिए जब इनको तीसरा मौका दिया जाएगा तो हमारा कितना उत्पीड़न होगा। देश के दलित कहां जाएंगे, पिछड़ा वर्ग कहां जाएगा, माइनॉरिटीज कहां जाएंगी। अभी एक काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इनके भाषण को लेकर जो मंगलसूत्र के नाम पर इन्होंने दिया। अरे जो शख्स अपने अर्धांगिनी के गले में बांधे हुए मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं रख सकता, कोई वैल्यू नहीं कर सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं रख सकता, वो आपके हमारे मंगलसूत्र तो बहुत दूर की बात है, आपके हमारे घर के सामान की कोई अहमियत नहीं रख पाएगा। और ये बैठ के वहां पे खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को वोट करिए। आज भाजपा अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार बेसिकली और 100% कांग्रेस है, क्योंकि अगर कांग्रेस नाकाम नहीं होती तो भाजपा सरकार में नहीं होती, आप पर और हम पर जुल्म सितम नहीं होता। आप मॉब लिंचिंग की बात ले लीजिए, आप ये जो धार्मिक उत्सव होते हैं, जैसे रामनवमी की बात हो गई, दशहरे की बात हो गई, दिवाली की बात हो, इन मौकों पर भी जहां पर देखिए आप, हमको सिर्फ और सिर्फ गंदगी, बुराई, नफरत, लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा हमको कुछ नजर नहीं आता, हमको कुछ मिलता नहीं, हमको देखने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो क्या हमारा समाज जो है, क्या हमारा समाज अपनी भलाई छोड़कर, अपने भविष्य की भलाई छोड़कर इन नेताओं की चाटुकारिता, गुलामी, इनकी गंदगी उठाने में लगा हुआ है? क्या हम लोग देशवासी से बढ़कर, देशवासी से हटकर, देशवासी होने से को खत्म करके क्या इन नेताओं के टॉयलेट पेपर बन चुके हैं कि हम इनका पिछवाड़ा साफ करने में लगे हुए हैं? क्या ये छोटे बच्चे हैं जिनके हम डायपर को चेंज करना है हमें? नहीं, हमें अपने भविष्य को बदलना है, हमें अपने भविष्य को नजर में रख के वोट करना है। जहां कहीं भी आप वोट डालने के लिए अगर आपके इलाकों में पहले चरण में मतदान हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में दूसरे चरण के मतदान होना है, वहां के लोगों से, अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, उन लोगों से बात कीजिए, उनको बताइए कि किस तरह से आज जरूरत है आपको, हमको, हमारे देश को बचाने की, हमारे देश की एकता को बचाने की, हमारे देश के लोगों के बीच में जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो अमन है, उसको बचाने की किस तरह से आज जरूरत है और किस तरह से हमें निकाल कर फेंकने की जरूरत है उन नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जो ना सिर्फ नफरत की बात करते हैं, उन नेताओं को भी जो आपकी और हमारी भलाई और आपकी हमारी बेहतरी की बात नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखकर काम कीजिए। फरदान खाजी भाई, डिबेट में कोशिश कर रहा हूं लोगों को जोड़ने की, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको कोशिश करता हूं जोड़ने की, अगर आप जुड़ पाए तो प्लीज डू ऑन माई शो। मोर देन वेलकम है आप, बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ। आप, मैंने आपको ऐड किया है, अगर रिक्वेस्ट आप तक पहुंच रहे तो प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरे को और हम गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह यहाँ पर। क्योंकि मैंने बहुत देर से कोशिश की है दो और भाइयों को जोड़ने के लिए, बट मेरे पास कनेक्शन फेल का ऑप्शन बता रहा था। मैंने हेडिंग का मुझे अभी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो प्लीज भेजिए, मैं आपको जोड़ता हूं अपने साथ। मुझे यहाँ पर कमेंट भी नजर नहीं आ रहे। मैं ठीक हूँ फरदान भाई, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। और कुछ मसरूफियात की तरफ से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया था, बट कोशिश करूंगा कि अब रोजाना पहले की तरह आप लोगों से मुलाकात होती रहे। एक लम्हे का वक्त देना मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नेटवर्क में कुछ मसला है तो उसको चेक कर लूँ। अगर एक वाईफाई का जो है मेरा 2G में 5G पे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर फरदान भाई अगर जुड़ पाए तो प्लीज जुड़ जाना मेरे साथ। होपफुली नेट अभी बराबर होगा, कनेक्शन फेल बता रहा है फरदान भाई मेरे पास। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, अभी ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, उनके जो अनुभव थे वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनके नाम का डंका बज रहा है, हमारे देश की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। अरे भाई, आपके जेब का पैसा लेकर इन लोगों ने चाहे वो जीएसटी हो जाए, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो जाए, चाहे फिर कोविड के मामले में लेकर जो देश विदेश से इनको सहायता आई है उसकी बात हो जाए, आपके हक का पैसा लेकर ये अपने जेबों में भरा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी आपके सामने है, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पैसा आपके सामने है, वो भी पैसा ये लोग दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन हमको होश नहीं आने वाला, हम समझने वाले नहीं है, हमको हमारे देश की तो पड़ी नहीं है भाई, हमको तो सिर्फ अपने घर की पड़ी हुई है। वो जमाना गया जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता था,
आज तो भाई भाई का गला काटने पर तुला हुआ है, हमको तो उसकी पड़ी हुई है। कौन सा भाई, किस एक ही घर के अंदर अलग अलग पार्टियों के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी अपने देश के लिए देश के पीछे भागने को तैयारी नहीं है। तो आज जरूरत है हम लोगों को सोचने की, समझने की और ये दृढ़ निश्चय करने की कि हमको सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचना है और देश की बागडोर सही लोगों के हाथ में जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे जो बच्चे अभी छोटे और उनके जो बच्चे आने वाले हैं, उन लोगों का भविष्य बेहतर बन सके, अच्छा बन सके। ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम वो सोचने से बिल्कुल परे हो चुके हैं। हमको तो बस नेताओं के पीछे घूमना है, हमको तो बस जो नेता हमको मजहबों के नाम पर बांटते हैं, उन मजहबों के नाम पर हमको बंटना है। एकता के ऊपर काम करने के लिए कौन सा नेता आया जो देश के नाम पर आपको जुड़ने की बात करता है? वो गठबंधन बन जाता है, उसका नाम वो रख लेते हैं इंडिया। आप यकीन मानिए जीतने के बाद यही एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ये नेता लोग सिर्फ अपनी कुर्सी पाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी लाशों पर, आपके बच्चों के भविष्य की लाशों पर अपनी कुर्सी के पायों को जमा कर बैठेंगे। आपको संविधान ने अधिकार दिया है, पकड़िए इनके कुर्सियों के पायों को झिझोड़ दीजिए और अपने हक का तलब कीजिए। इनको चाहिए कि आपको आपका हक दे। इनको आपने बिठाकर लेकर जाकर बैठाया है सत्ता में, तो इसलिए बैठाया कि वो आपके लिए काम करें। लेकिन आज अगर हम नहीं सुधरेंगे, ये हालात कि हम अपने सिर्फ और अपने बारे में सोच कर मुल्क के हालात, अपने हालात तो हमने खराब किए हैं, बल्कि मुल्क के हालात भी हमने खराब कर दिए हैं। अगर आज हम नहीं सुधरेंगे तो यकीन मानिए सुधरने का मौका अगले 100 साल तक नहीं आने वाला है। अगले 100 साल तक नहीं आने वाला है सुधरने का मौका। सुधरना हमारे हाथ में है, हालात को सुधारना अपने हाथ में है। हम सुधरें, अगर एक एक शख्स एक एक गली में, अपने मोहल्ले में अपनी गली को सुधारने का काम कर ले, यकीन मानिए गली गली करके, मोहल्ला करके शहर, और शहर करके राज्य, और राज्यों को लेकर देश, ये सारा सुधर सकता है। नेता जब आए वो आपके पास, जब नफरत की बात करे, देश को बांटने की बात करे, संविधान को के खिलाफ बात करे, चप्पल निकालिए और मुंह पे मारिए इसके। हमारे देश की महिलाओं को वो बोलता है मंगलसूत्र पे, इसको प्रधानमंत्री किसने बना दिया यार? इसके पास है क्या? ना इसके पास तालीम है, ना इसके पास तरबियत है, ना इसके पास अखलाक है, कोई मैनरिज्म इसके पास नहीं है। किसने बना दिया इसको प्रधानमंत्री? अब अपनी मां के बारे में ये बोलता है कि भाई मेरी मां बर्तन मांजा करती थी, पकोड़े बेचकर आप रोजगार हासिल करो। लोगों के बारे में बोलता है, ये महिलाओं के बारे में बोलता है कि मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस आपका। जो मंगलसूत्र इसने अपनी पत्नी के गले में पहनाया है, बांधा है, उसका ये पासोलियाज नहीं रख पाया। ये आपको हमको लीड करेंगे, ये आपको और हमको, हमारे भविष्य को बेहतर बनाएंगे। बात खड़े हो जाते हैं, बोलते हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। कोई मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ लेते हैं, वहां पे बोलते हैं मुस्लिम लीग की बुआ रही है। अरे मुस्लिम लीग के तो तुम्हारे जो पूर्वज थे वो लोग उनकी गोद में बैठे हुए थे मुस्लिम लीग की। भूल गए किसकी गोद में बैठे हुए थे? तुम्हारे आरएसएस वाले और तुम्हारे मुस्लिम लीग के गोद में बैठ के तो सरकार चले कई राज्यों में तुम लोग पहले। लेकिन अब बात करेंगे मुसलमानों को, यानी कि हिंदुओं को भड़काना, हिंदू भाइयों को भड़काना। यानी कि हम आज हिंदुस्तानी नहीं रहे, आज हम भारतीय नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान हो। एक जमाना था जब हिंदुस्तानी मुसलमान होते थे, भारतीय हिंदू होते थे हम, लेकिन आज खत्म हो गया है वो। आज हम भाजपाई हो गए हैं, हम भारतीय बिल्कुल भी नहीं रहे। आज हम कांग्रेसी हो गए हैं, हम भारतीय बिल्कुल भी नहीं रहे। आपको अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क की बेहतरी आपको अगर चाहना है, तो आपको पार्टियों से परे उठकर, नेताओं से परे उठकर सोचना। आपको अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनका भविष्य बेहतर उज्जवल बनाना है, तो आपको पार्टियों के नामों से, उनके चुनाव चिन्हों से परे होकर सोचना होगा। कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई असदुद्दीन ओवैसी, कोई आपके लिए आने वाला नहीं है। आपके लिए अगर खड़ा होगा तो आपका पड़ोसी खड़ा होगा। आपके लिए अगर कोई खून देगा, अगर आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो आपका पड़ोसी देगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो इंसान होने का फर्ज अदा करेगा, वो अपने इंसान होने का फर्ज अदा करेगा। और तुम लोग लड़ते रहो नेताओं के नाम पर, अपना खून बहाते रहो, लेकिन आपका पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपना इंसान होने का फर्ज अदा करेगा। तो आपको भी आज भारतीय होने का फर्ज अदा करना है। हम रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, मुसलमान होने का फर्ज अदा करते हैं। रोज की 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान होने का फर्ज अदा कर देते हैं। हम दिवाली मनाकर, रामनवमी मनाकर, शिवरात्रि मनाकर हिंदू होने का फर्ज अदा कर देते हैं। अरे भारतीय होने का फर्ज अदा कौन करेगा? भारतीय भी तो होना। बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हम प्राउड इंडियन। 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए हो प्राउड इंडियन, उसके अलावा प्राउड इंडियन नहीं हो बिल्कुल भी। रामनवमी को हिंदू बन जाते, रमजान की ईद को मुसलमान बन जाते, बकरीद को मुसलमान बन जाते, दशहरा आता हिंदू बन जाते। अरे भारतीय कब बनोगे यार? भारतीय हिंदू, भारतीय मुसलमान कब बनोगे? वो भाईचारा, वो मोहब्बत, वो अमन, वो एक दूसरे के लिए एहसास कहां मर गया? वो
उसको कहां लटका दिया, गला घोंट के उसका कहां दफना दिया, उसको जिंदा करो। आज जरूरत है हमारे भाईचारे की, अमन की, और भारत को ऐसे नागरिकों को जरूरत है जो भारत को एक माने, एक बना, एक समझे, बजाय इसके कि ऐसे भारत को हम लेकर आके रखे जहां पर लोग बटे हुए मजहबों के नाम पर, लोग बटे हुए जात पात के नाम पर, लोग बटे हुए अमीरी गरीबी के नाम पर, लोग बटे हुए हैं पिछड़ों के नाम पर, लोग बटे हुए हैं आदिवासियों के नाम पर। आज उस भारत की जरूरत नहीं है। आज देखिए, जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं ना, एक आदिवासी के वोट की कीमत, एक मुसलमान के वोट की कीमत, एक हिंदू भाई के वोट की कीमत, एक सिख भाई के वोट की कीमत, एक ईसाई भाई के वोट की कीमत, ये सारे भाइयों के वोट की कीमत एक ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये हिंदू भाई है, ये अगड़ा है, ऊंची जाति का है, ब्राह्मण है, तो इसके एक वोट की कीमत 5 वोट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के संविधान की नजर में, भारत की नजर में, भारत के कानून की नजर में आप एक हैं, आप एक हैं। सबको भारत का संविधान एक ही नजर से देखता है और एक ही तरह से आंकता है। हम कब सुधरेंगे, कब समझेंगे, हम कब समझेंगे, हम कब अपने आप को एक बनाएंगे? जब तक आप लोग अपने आप को एक नहीं बनाएंगे, ये नेता लोग इसी तरह आपको बांटते रहेंगे, इसी तरह आपके सामने, आपके जहनों में जहर ये घोलते रहेंगे। जहन और जहर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये आपके जहनों में ऐसे ही जहर को घोलते रहेंगे ऊंच नीच के नाम पर। आपने देखा कि किस तरह से 2 लोगों को, अंबानी को, अडानी को, किस तरह से लोगों ने ऊपर ऊंचे मुकाम पर बैठा दिया है, और आज 80% जनता 5 किलो मुफ्त राशन की मोहताज कर दिया उनको। मतलब क्या क्या इनकी बातें मैं आपको बताऊं। जो गारंटी की ये बात करते हो, वहां पर हर जगह पर ये फेल है। और ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस दूध की धुली हुई है। सोच समझ के अपना वोट करिए। अगर आपके इलाके का प्रतिनिधि, आपका सिटिंग एमपी अगर भाजपा का है और उसने अपने किए गए बातों को लेकर 50% भी वो काम आपका कर देता है या कर चुका है, तो उसको बराबर वोट डालिए। भाजपा का भी होगा तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा भाजपा के खिलाफ वोट करिए, कांग्रेस के फेवर में, वो तो सोचिएगा नहीं। आप लोगों को यह करना है कि भाई हमारे लिए बेहतर, हमारे समाज के लिए बेहतर कौन है। एक एमएलए, एक एमपी, एक काउंसिलर आपका नौकर है, आपका काम वाला है, आपका एम्प्लॉय है। उसको आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई आपको 5 साल मेरे समाज को, मेरे शहर को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरे मोहल्ले को, उसको बेहतर बनाना है। उसका काम है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 to 5 की वो जॉब करे, हफ्ते के 6 दिन वो आपके समाज में हो। लेकिन तो ये साला कुर्सी पर टांग पटंग लगे बैठे हैं, साला हु केयर्स, टेलने का सब, ये आएगा पैर पड़ेगा मेरे, सब बैठे हैं। क्यों लड़ा दिया ना मैं आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्योंकि मैंने आपको बांट दिया ना अमीर और गरीब के नाम पे। मैंने बता दिया ना, आपको 5 किलो मुफ्त राशन दे दिया और अपना गुलाम बना लिया, अपने पैरों में बिठा दिया लाके आपको। इसलिए इनका काम है कि आपको 9 to 5 आके काम करे आपका, लेकिन वो नहीं करते साहब। उसके बाद हम उनके गुलाम बन जाते। तो प्लीज समझिए इस बात को। यानी क्या क्या चीजें याद दिलाऊं, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को समझाऊं। आप लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग हैं, सुनते इधर से देखते हैं, यहां सहन में आता है, कल भूल जाते, कल एक नई खबर आ जाती है आपके पास। आपके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और पहले क्या था भाई, 9 बजे जाएंगे घर पे, समाचार आते हैं हिंदी में, 9:30 बजे अंग्रेजी में आएंगे, वो हम जाके न्यूज सुनेंगे। अभी क्या हर 5 मिनट में आपके पास फ्रेश न्यूज आती है। यहाँ इधर आया, 2 कान इधर से सुना, इधर से निकाल दिया ना, ये इधर आया और उधर से गायब हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के हम शिकार हैं। कब तक ये मामलात में, ये हालात में आप जिंदगी गुजारेंगे? अपने आप को बेहतर बनाइए। आज मौका है। पिछले 2 मौकों में, 2014 में आपने क्या किया देख लीजिए, 2019 तक आप संभले, 2019 में क्या हुआ, 2024 तक आप नहीं संभल पाए। आज 2024 आखिरी मौका है। अगर आज अपने देश को नहीं बचा पाएंगे, देश के संविधान को नहीं बचा पाएंगे, देश की एकता को, मोहब्बत को, भाईचारे को नहीं बचा पाएंगे, तो यकीन मानिए ये देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नक्शा तो होगा, दुनिया के नक्शे में, मैप में भारत का नक्शा तो होगा, लेकिन लोग, हम खुद एक दूसरे को समझ जाएंगे कि मान लेंगे कि भाई हमारी आत्माएं, हमारे जमीर मर चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और अंतिम संस्कार जमीन में दफन करके नहीं, चिता की आग में जलकर नहीं, नफरत की आग में, नेताओं की लगाई हुई क्या कहते हैं, पिछलेपन की आग में, नेताओं की लगाई हुई बंटवारे की आग में हम लोग दफन हो चुके हैं, हम लोग जल चुके हैं, हम लोग मर चुके हैं। हमारा भाईचारा खत्म हो चुका है। इस भाईचारे को बचाने के लिए, इस मोहब्बत को बचाने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आप लोगों को कारगर होना पड़ेगा। अपने लोगों को, जो लोग आप जानते हैं, उन तक पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचाइए कि भाई आज हमारे मुल्क का सवाल है। जिस तरह हम लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से, हमारे पूर्वजों ने मिलकर, हम लोगों से मेरी मुराद हमारे पूर्वजों ने मिलकर अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, आज हमको और आपको मिलकर इन
सांप्रदायिक जो नेता हैं, उन नेताओं से हमारे देश को की एकता को, मोहब्बत को, भाईचारे को बचाना है। हमारे देश की एकता, मोहब्बत, भाईचारा इन सांप्रदायिक नेताओं की सोच की गुलाम बन चुकी है, इनकी बातों की, इनके भाषणों की गुलाम बन चुकी है। इस गुलामी से हमको हमारी सोच को, भाईचारे को, मोहब्बत को और अमन शांति को आजादी दिलाना है, ताकि आने वाले समय में, आज से 60 साल बाद, 50 साल बाद, आप भी, हम भी एक क्रांतिकारी के रूप में, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में लोग हमें जाने, लोग माने, और देश के को जो बचाया गया है उसका श्रेय हमारे पूर्वजों को ही नहीं बल्कि हमको भी उसका श्रेय मिले, हम उसका श्रेय ले सकें। ये तो हालात हमारे देश के हैं। जब तक हम नहीं जागेंगे, देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी, कोई राहुल गांधी, कोई अटल बिहारी वाजपेयी, कोई राजीव गांधी, कोई इंदिरा गांधी, कोई जवाहरलाल नेहरू हमारे देश को बेहतर नहीं बना सकते। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे नहीं, अब जवाहरलाल नेहरू अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो मतलब वैसा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो देश बच जाएगा। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी खुद आ जाएंगे ना तो भी नहीं बचा सकेंगे। आप ये सोच रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे थे, भाजपा के थे, तो नरेंद्र मोदी से तो बहुत बेहतर थे, वो आ जाएंगे तो देश बच जाएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक आपको, आपके देश को, हमको, हमारे देश को कोई नहीं बचा पाएगा। बलीग भाई सलाम अर्ज़ है आपको भी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नहीं शेख दस्तगीर भाई, अभी ही फायदा है, क्योंकि देखिए कोई देर नहीं हुई है। आपका कमेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा, कोई देर नहीं हुई, अभी तो राइट टाइम है लोगों के जहनों में पिन मारने का, अभी तो राइट टाइम है। देखिए, जब हमारे घर परिवार में अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है और आखिरी सांस तक हम जी तोड़ कोशिश करते हैं क्योंकि जान को बचाया जाए, और जब पता चलता है कि मतलब इनकी का इंतकाल हो चुका है, ये स्वर्गवास ये हो चुका है इनका, तो भी हम उनको किसी ना किसी तरीके से जीवित रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज मौका है, यानी लास्ट स्टेज पर भी आप उसको आईवी लगाएंगे, आप उसको वेंटिलेटर पर लगाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उसको जीवित रखने की आप कोशिश करेंगे, तो आज ही मौका है, आज ही सही टाइम है कि आप आईसीयू की शैया पर हमारे देश का जो अमन, भाईचारा, मोहब्बत है, हमारे देश का जो संविधान है आईसीयू की शैया पर लेटा है, बस मरने ही वाला है, और यही राइट टाइम है अपने वोट के निशान से, अपने ईवीएम के बटन को प्रेस करने से उसको आप आईवी देंगे, उसको आप वेंटिलेटर पर लाएंगे, उसको जीवन दान देंगे। यही समय है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब अगर ये देर नहीं हुई है, हाँ, इस का जो चुनाव का जो फैसला आएगा, जो नतीजे आएंगे, ये नतीजे अगर हमारे देश के संविधान के खिलाफ हुए या हमारे देश के संविधान के खिलाफ चलने वाले नेताओं के उस पार्टी के पक्ष में हुए, तब बहुत देर हो जाएगी। अभी तो सही वक्त है, अभी भी वोट डालने का पावर आपके हाथ में है। अभी और चरणों के चुनाव और बहुत सारी सीट्स पर होने हैं। 542 में से मेरे ख्याल से 106, 140, 116 सीट पर कुछ मतदान हुआ है। अभी भी करीब 80% सीटों पर मतदान होना बाकी है। तो अभी मौका है इन 80% मतदान जहां जहां पर चुनाव होने हैं, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों को उजागर करें। आपके पास जो लोग हैं, जाइए अपने घर में, अगर आप अपने घर वालों को समझाने में सफल हो गए ना, तो यकीन मानिए हर बंदा सिर्फ अपने घर वालों को, मैं नहीं कहूंगा कि आप जाओ 100 लोगों के पास, जाओ 100 लोगों को समझा, नो 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 नो, ओनली घर के जो 5 वोटर है ना, उनको समझा लो, उनका माइंड सही कर दो, उनको बताओ कि भाई आज हमको क्या जरूरत है, हम क्या चाहते हैं, आज के हालात का तकाजा क्या है, आज हमको क्या चाहिए, उनको समझा दो, ताकि वो अपने 5 लोगों को समझा सके। हमको 100 लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ना पहुंच सकते। हम कोई नेता नहीं है, हमको नरेंद्र मोदी नहीं है कि बस खड़े हो गए स्टेज के ऊपर भाषणबाजी कर दिए, लोग मान गए। हमको राहुल गांधी नहीं है कि चलो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए, लाखों लोग, हजारों लोग हमारे पीछे आ गए। नो नो नो, 5 लोग, 10 लोग अगर आप पहुंच सकते हैं, पहुंचो उन तक, उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको एक सही रास्ते पर, देश के सही रास्ते पर लेके आओ। जैसे धर्म के सही रास्ते ना भाई, वैसे ही देश की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फराइज हैं। उन जिम्मेदारियों को, उन फराइजों को, बाकी 441 है। देखिए 101 सीट पर मतदान हुआ है, प्रमोद भाई यहाँ पर लिखते हैं बाकी 441 है। मैं कमेंट ले लेता हूं, कुछ यहाँ पे कुछ भाइयों के कमेंट है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर कमेंट्स नहीं आ रहे, क्या रीजन, आई डोंट नो। पिंटू भाई वालेकुम सलाम, कैसे मेरे भाई। मुकद्दर अंसारी भाई बहुत शुक्रिया आपका। अमन का पैगाम के 500 रुपये दे रहे, बोल के देखो कल तुम्हें पीएम बना दे इंडिया की पब्लिक। बिल्कुल जिमी नेबर भाई, आप बात सही कह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट वापस से भेज रहा हूँ निजिल भाई, आपको दिख नहीं रहे हैं मेरे को, जैसे आप नजर आएंगे मेरे को, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। विकास सिंह भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। निजिल भाई फिर से भेजिए। विकास भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पंजाब में भाजपा नहीं जीत सकता, बिल्कुल सोनी प्रा जी, ये मेक श्योर करिए कि जो
ताकतें हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के खिलाफ है, उन ताकतों को दूर करें आप। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, और जो हमारे भलाई के लिए काम करे, हमारी तरक्की के लिए काम करे, उन पार्टियों को लिए वोट पड़ने चाहिए। पठान इस्लाम खान भी लिखते हैं, संविधान को बचाना है तो भाजपा के खिलाफ वोट करें। बेशक क्योंकि उन्होंने खुले लफ्जों में बोल दिया कि अब की बार 400 पार, और 400 पार आने के बाद हम देश के संविधान को बदल देंगे। चुनाव ही नहीं होगा। सोच लीजिए, या तो आज सही वोट करके जिंदगी में आने वाले समय में भी वोट करते रहिए, और अपने बच्चों को भी वोट करने की तरगीब, यानी उनके उनके पास भी वो अधिकार उनको भी दीजिए। देखिए, ये तो बड़ी मतलब एक अचंभे वाली बात हो गई। शायद आप लोगों को ये बात बुरी भी लगे, या फिर आपको आप बोले यार अशरफ भाई क्या बात कर दी, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। संविधान के रचयिताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर को, या उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन लोगों ने आपको, हमको, हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया है। आज आप वोट डालकर बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो नाम है कि उन्होंने हमको वोट डालने का अधिकार दिया है संविधान के तहत, उसमें वो राइट टू वोट लिखा है उन्होंने। आज यकीन मानिए, आप अपने आप को कल ये बोल पाएंगे कि आज हमने सही वोट किया, तो हमने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हमारे जो वोटर हैं, उनको वोट डालने का अधिकार हमने भी दिया है। क्योंकि अगर आज आप वोट सही नहीं डालेंगे तो हो सकता है जो पार्टी सत्ता में आए वो चुनाव का सिस्टम ही खत्म कर दे, तो फिर वोट डालने का किसी के पास अधिकार नहीं रहेगा, आपके पास भी नहीं रहेगा, और जो आने वाले भविष्य आपकी पीढ़ियां हैं उनके पास भी नहीं रहेगा। तो आप भी उस कैलिबर पर, उस लेवल पर, बाबा साहब अम्बेडकर तो हम आप नहीं बन सकते, लेकिन उस लेवल पर आ जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों को आप वोट डालने का अधिकार देकर जा सकते हैं। अगर आज आपने सही वोट कर दिया, और देश में आने वाले समय में भी भले 5 साल में एक बार हो सरकार की जाए, 2 साल में एक बार हो, वोट डालने की जो पावर, अधिकार है, शक्ति है, वो शक्ति मिले। संविधान में अगर कोई एक देश का संविधान अपने नागरिकों को जो सबसे बेहतरीन चीज और सबसे ताकतवर चीज जो दे सकता है, वो वोट डालने का अधिकार है, वो वोट है, वो वोट डालने की शक्ति है। और यकीन मानिए, अगर आज आप लोगों ने सही वोट नहीं किया तो वो शक्ति आपके पास से भी जाएगी, और आने वाले भविष्य में जो भी वोटर्स हैं उनके पास से भी जाएगी। दे वोंट बी एनी वोटर्स नो मोर। मोहम्मद मोइनुद्दीन इदरीस भाई, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोलता, अरे वो तो झूठा, 1 नंबर का झूठा है भाई। 2014 में झूठ की शुरुआत थी, और देख ली गुड्डू सारी। जी मेरे भाई गुड्डू भाई, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, बट आई एम हियर। और जितने भी भाई लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका शुक्रिया। हम 2-5 मिनट और बात करेंगे, उसके बाद शो को खत्म करेंगे, लेकिन रोज जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा देर से, अभी तो काफी जल्दी आ गया मैं आज, लेकिन थोड़ा देर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, रात में 9 साढ़े 9 के करीब इंडिया के टाइम में, ताकि आप सबके पास समय भी हो जुड़ने के लिए। और अगली बार जब आपसे जुड़ूंगा तो मैं लैपटॉप के थ्रू होऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं लिंक भी शेयर करूंगा। आप जुड़कर अपनी बात भी रख सकते हैं, अपना संदेश भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भले आप भाजपा को वोट करने की बात करें, जुड़िए हमारे साथ, देश की बात होगी, देश के लोगों की बात होगी, वो अहम है। भले आप कांग्रेस को वोट करने की बात करें, भले आप इंडिया गठबंधन को वोट करने की बात करें, जिसकी जगह भी बारे में बात करना, जुड़िए हमारे साथ, अपनी बात को रखिए। लोगों तक पहुंचना आपकी बात जरूरी है। इस वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमको करना क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो बस उनको कुछ बोल दिया जाता है, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी में मसरूफ। क्योंकि जिंदगी, जीवन व्यापन के साधन को जुटाने की लड़ाई इतनी मुश्किल हो चुकी है कि लोग दिन भर उसी में लगे हुए होते हैं, किसी को देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, भाईचारे के लिए, अमन के बारे में, संविधान के बारे में सोचने का समय ही नहीं है किसी के पास। तो लोगों से बात करें, 2 मिनट चाय के टपरी पे हो जाए, 2 मिनट पान की दुकान पर हो जाए, 2 मिनट आपके परचून की दुकान पर हो जाए, 2 मिनट अपने मोहल्ले के टेलर की दुकान पर हो जाए, जैसे हो पाए एक कॉल कर लें, उनसे बात कर लें। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उसमें बात करिए। आप लोगों को एजुकेट करिए, लोगों को बताइए कि आज हमारे देश को किस चीज की जरूरत है, आज के हालात का क्या तकाजा है, आज के हालात की जरूरत क्या है, जिसके ऊपर चल के उन जरूरतों को समझकर हम अपने देश को बचा सकें। मुसलमानों के नाम पर एक नेता खड़ा हो जाएगा वोट मांगने के लिए, हिंदुओं के नाम पर एक नेता खड़ा हो जाएगा वोट मांगने के लिए। अरे देश के नाम पर एक नेता भी वोट मांगने वाला नहीं है हमारे पास, एक नेता भी नहीं है हमारे पास। कुछ लोग बोले कि अरविंद केजरीवाल है, देखिए वो जैसे उतरे पॉलिटिक्स में, वो भी दूध के धुले नहीं रहे, कीचड़ में उतर गए तो गंदगी में उतर गए, तो वो भी गंदे हो चुके हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि वो भी मतलब गंदे ही हैं, मगर गंदगी उनके जिस्म पर लग चुकी है। या आपके जिस्म पर एक छींटा पड़े, या आप कीचड़ में सुअर की तरह लौट लें, आप गंदे हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे लोग नेता गंदे हैं। आप उसी को चुनना है जो गंदों में सबसे साफ हो, गंदों में जो सबसे साफ हो उसको चुने आप। मैं आपको ये नहीं करूं कि भाजपा के खिलाफ वोट करें, भाजपा के फेवर में वोट करें। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, अमन का पैगाम पे हम कई बार कह चुके हैं। हमारी जो पार्टी है वो इंडिया है, हमारा जो चिन्ह है वो है हमारा तिरंगा, और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हमारा संविधान। आज आपका हमारा मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल पार्टी तो आपको मैनिफेस्टो दे देंगी,
कांग्रेस का घोषणा पत्र आ जाएगा, अपना मैनिफेस्टो आ जाएगा, इसका घोषणा पत्र गारंटी कार्ड आ जाएगा बीजेपी का। लेकिन आपका, हमारा, एक एक भारतीय नागरिक का, 140 करोड़ जनता का अपना खुद का मैनिफेस्टो है, और वो मैनिफेस्टो है हमारा संविधान। और अपने मैनिफेस्टो को बचाने के लिए हम गोलियां और गालियां दोनों खा सकते हैं। पहले भी साबित किया है, आगे भी साबित करते रहेंगे। मैं ठीक हूँ ईदी अमीन मर्सी भाई। जी बिल्कुल, नहीं अभी तो जुड़ना बना रहेगा, रोज मुलाकात होगी, अपने भाइयों के साथ मुलाकात होगी। आज भी इरादा था कि सभी को लाइव पर जाकर बात कर सकूं, लेकिन नेटवर्क का कोई इशू है, फेसबुक का कोई इशू है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम लैपटॉप से ज्वाइन होंगे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए, फेसबुक पर ही। और हमारे साथ जो हमारे अमन का पैगाम की टीम के हमारे प्रमोद छिल्लर भाई है दिल्ली से, डेंजिल हैरी भाई है मध्य प्रदेश से, अरमान भाई है महाराष्ट्र से, समीर मैसले भाई है, नादिर खान भाई है, फिरोज अंसारी भाई है यूपी से, दिल्ली से। वो लोग जुड़ेंगे और हमसे बात करेंगे, और हम बात करेंगे मुल्क के लिए, मुल्क की एकता के लिए, बेहतरी के लिए, फलाह और बहबूद के लिए। कोई भी भाई चाहकर प्लीज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, एक भारतीय होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपसे मैं उम्मीद भी करता हूं, गुजारिश भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने वोट का इस्तेमाल धर्म के नाम पे मत कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल मजहब के नाम पे मत कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल किसी नेता के चेहरे को देखकर या उसके चुनाव चिन्ह को देखकर या उसके पूर्वजों को देखकर। कुछ ऐसे भी है कांग्रेस के चमचे जो मतलब, अरे नहीं राजीव जी के बेटे हैं उनको कर दो वोट, अरे इंदिरा जी की पार्टी दे दो वोट। नो नो नो, आप ये देखकर बिल्कुल भी वोट ना करें। अपने भविष्य को देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर, अपने वृद्ध माँ बाप की जो बीमार होने पर जिस अस्पताल में आप ले जाने वाले हैं, उस अस्पताल में किस तरह का उनको इलाज मिलने वाला है, उसको देखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको 5 किलो राशन मुफ्त चाहिए, या आने वाला बच्चा आपका खुद मुख्तार बन सके, सेल्फ सफिशिएंट बन सके, वो चाहिए आपको। आज 5 किलो राशन में आपका गुजारा चल रहा है आधा पेट खा के, वो सही है, या फिर आने वाले समय में आपका बच्चा इस काबिल बन सके कि भरपेट खाए और जो जरूरतमंद हो उसके पास भी 5 किलो राशन ये खुद पहुंचा सके। 5 किलो राशन देके सरकार आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, कोई आपके बड़ा तीर नहीं मार रही है, कोई बड़ा फेवर नहीं कर रही है। आप ही का पैसा, पीएम केयर फंड में लिया हुआ पैसा, आप ही का पैसा, जो जीएसटी के नाम पे लिया हुआ पैसा, उसमें से बिल्कुल आपको रत्ती बराबर आपके मुंह पे फेंक रही है। जैसा गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं ना, तो उसको बिस्किट जो फेंक देते हैं ना, उस तरह आपको कुत्ता समझ के फेंक रही है। खुश मत हो, ये 5 किलो राशन सरकार दे रही है। भाई अमेरिका आइए, अमेरिका में जरूरतमंदों को वेरीफाई करके प्रूव होने के बाद में हर बंदे को एक कार्ड दिया जाता है $300 का, $300 फ्री ऑफ कॉस्ट। और मतलब दुकान, किसी भी दुकान में ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर उसको उस दुकान में जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, किसी भी दुकान में जाके वो कार्ड की तरह इस्तेमाल करके वो अपना खर्चा करके खाने पीने की अशिया सामग्री ले सकता है, लेकिन जरूरतमंद को दिया जाता है। तो 5 किलो राशन तो आपको बिल्कुल एक बस बोल दिया भाई 80%। आप सोचिए 140 करोड़ का 80% आप लगा लीजिए, 112 करोड़ के करीब बनता है, क्योंकि 20% आपका बनेगा 28 करोड़, तो 28 करोड़ का आप निकाल दिए 112 करोड़। तो जिस देश की जनता के मतलब 80% 112 करोड़ लोग, यानी बड़े बड़े कंट्रीज की, बड़े बड़े देशों की मतलब इतनी आबादी नहीं होती है, उससे बड़ी आबादी भूखी मर रही है और सरकार के 5 किलो राशन के नाम पर वोट कर रही है। क्या हालत है? वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोलेंगे उसको। ये इकोनॉमी मजबूत करें अपनी, अंबानी की, अडानी की। आपको हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इस खुशफहमी में मत रहिए कि भाई वो बोल दिया मंगलसूत्र तो कांग्रेस को वोट नहीं करूंगा मैं, वो बोल दिया कि गैस सस्ती तो गैस सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। सारे ढकोसलेबाजियां हैं, इनकी बातों में ना आइए। अपने भविष्य का फैसला अपनी हाथों में है। हाथों की आपकी लकीरें आपके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में आपकी लकीरें नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। आप जाके दिखाते हैं ना जोशी को हाथ, जोशी देखिए मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, लकीरें पढ़वाते हैं ना, या अपने भविष्य का बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ की तस्वीर लेके जाते हो वहां पे, या कांग्रेस का पंजा लेके जाते हो वहां पे, उसका तो निशान ही हाथ है साला। हाँ, वो ले आके बताते हो उनको, नहीं ना, अपना हाथ बताते ना ज्योतिषी को, अपने भविष्य में क्या लिखा। तो अपना भविष्य अपने हाथ में है, और आज आपका भविष्य इस उंगली में, जिससे आप वो प्रेस करेंगे ईवीएम पे बटन, सोच लीजिए, या तो हमेशा के लिए जीवित हो जाइए, अमर हो जाइए, देश को अमर कर दीजिए, या फिर खुद भी मरिए और देश की अंतिम यात्रा इस चुनाव के जरिए करके उसका भी फ्यूनरल आप कर दीजिए, उसकी भी आपका जो भी उसका जो क्रियाक्रम होता है, उसकी जो तस्वीर होती है वो भी आप कर दीजिए। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि भविष्य आपका है। आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाह रहे हैं, अपने लिए क्या करना चाह रहे हैं, अपने वृद्ध माँ बाप को किस प्रकार का इलाज देना चाह रहे हैं, किस तरह से अपने डाइनिंग टेबल पर, अपने दस्तरख्वान पर 2 वक्त की रोटी
सबके परिवार में जितने लोग हैं सबके हिस्से में आए, उसको किस तरह से आप जुटाना चाह रहे हैं, किस तरह से जो बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं उनको रोजगार मिले वो आप देखना चाह रहे हैं, किस तरह से आपके पास जो वोट डालने का जो राइट है उस राइट का सही इस्तेमाल हो चुके वो आप देखना चाह रहे हैं, आप किस तरह से जो हमारा जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, किसानों की जो भलाई है, किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए वो आप देखना चाह रहे हैं। फैसला सब आपका है, ये नेता कुछ नहीं करने वाले, इसको तो छोड़ दीजिए आप। These leaders will not give you anything. They won't give you shit. Okay, excuse my language, but they won't give you shit. सब आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप इनसे डिमांड करिए, मजाल हो जाए इनकी मजाल हो जाए कि आपसे कोई चीज छीन ले लोग, आपको किसी चीज से महरूम रख देंगे लोग, नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन 3 हिस्से में बढ़ गए, अंधे, बहरे और गूंगे। बिल्कुल, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वो 3 बंदर मतलब कि उनकी भी पार्टी बन गए अपने जिमी भाई। मलिक भाई आप लिखते हैं, सवाल मलिक भाई, मुझे लगता है कांग्रेस इलेक्शन संभाल नहीं पा रही है, आखिर क्यों? मुश्ताक भाई लिखते हैं, अशरफ भाई कोई भी हुकूमत आने दो, आने से पहले एक वादा कर रही है, एफआईआर आए बाद फिर आए बाद में उसके ऊपर नजरअंदाज कर रही है। अब किसके फेवर में काम करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कांग्रेस इलेक्शन संभालने पर सीटें बढ़ेंगी, नुमानी साहब पहले से ज्यादा। भले बार लिखते हैं, उम्मीद तो है लेकिन हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहे, खुंडे उनसे बड़ी देर में फतह मिलेगी। बिल्कुल, अगर आप वोटर तक पहुंचने अपना कैंडिडेट नहीं पहुंचा सकते तो खाक राजनीति कर रहे हैं आप। अच्छा, तो जो भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बलीग भाई, पठान इस्लाम भाई, प्रमोद चिलर भाई, डिजिल भाई, जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, अमन का पैगाम का भी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों के पास है। मुझे प्लीज अपना मतलब कल हम लाइव पे जुड़ेंगे, थोड़ा लेट लाइव करेंगे 7-8 बजे के करीब, और बिल्कुल 4-5 लोग भी हम जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, यहीं पर से 4-5 लोग एक साथ, और कल हम जुड़कर हम अपना नजरिया, मैंने तो अपनी बात रखी, जो अमन का पैगाम हमेशा बात करता है उसी बेस पर मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन कल हम अपना नजरिया रखेंगे, बात करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटें बढ़ने को लेकर, सीटें कम होने को लेकर, भाजपा की क्या स्थिति है उसको लेकर, क्योंकि मैं तो अमेरिका में हूं लेकिन नजरें मेरी भारत पर जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उस पर जमी हुई होती हैं, बनी हुई होती हैं, सारी खबरें मेरे पास हैं, सारी मैंने खबरें सुनी हुई भी हैं, पढ़ी भी हैं, लेकिन आप लोग वहां पर जमीनी स्तर पर, मतलब जो ग्राउंड पर लेवल पर आप लोग हैं स्तर पर, वो स्तर पर रहकर आप लोग देख रहे हैं हालात को, आप जायजा ले रहे हैं। बलीग भाई आप भी एक सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं, पठान इस्लाम भाई आप भी एक सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं, तो वहां के जो हालात हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ताकि लोगों को बता सके कि किस बेस पर आप लोगों के इलाकों में जनता का जो रुझान है वोट डालने का किस बेस पर हो रहा है, ताकि दूसरे लोगों को भी आइडिया लग सके कि भाई जो वहां की जनता कर रही है, हाँ ये बात सही है, इसके ऊपर हमको चलना चाहिए, या ये फिर गलत है, हम जो सोच रहे हैं वही बात सही है, उसके ऊपर हमको चलना चाहिए, वो अपना फैसला ले सके। तो मैं उम्मीद करता हूं, राजीव चौधरी भाई नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, टूली हैप्पी टू सी यू भाई जी। ये सबको बात रखनी चाहिए, एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक ही, संविधान बचाओ। अगर आप वोटर तक अपना कैंडिडेट नहीं पहुंचा सकते तो खाक राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बलीग भाई कैंडिडेट तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा सही बात है, लेकिन वोटर जो है ना उसको तो सबसे पहले वोट डालने जाना जरूरी है। एक दूसरे उसको ये सोचना जरूरी है कि भाई कौन सा वोटर, यानी कि 5 साल से वो भी हालात देख रहा है, देश के हालात देख रहा है, राज्य के हालात देख रहा है, अपने शहर के, अपने मोहल्ले की, अपने खुद के घर की, अपनी खुद की जो स्थिति है वो भी देख रहा है तो वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई मतलब जो मेरे राज्य में सरकार रही है, जो मेरे इलाके में मतलब मेरे देश में सरकार रही है, उसने हमारे लिए क्या किया और मेरे हालात 2019 में कैसे थे, 2014 में कैसे थे, 2009 में कैसे थे, उस बेस के ऊपर वो अपने वोट डालने का फैसला कर सकता है। कैंडिडेट का क्या है, कैंडिडेट तो मतलब आज ही नहीं आ रहा है, जीते बाद भी नहीं आने वाला है, तो ये कैंडिडेट बेहतर है जो आपको आज आके बेवकूफ तो नहीं बना रहा कि मैं आ गया आपकी खिदमत में, मैं हाजिर हूं, ऐसे भी नहीं आने वाला है। तो ये बंदा पहले से बोल रहा है आप मुझे वोट दो या मत दो, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, कम से कम ये ईमानदार है बंदा, इसको वोट पड़ना चाहिए जो नहीं आ रहा है। और दूसरी मैं एक मजेदार बात बताता हूं, 2019 के चुनाव की मुझे बात याद है, तेलंगाना में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, वो वोट मांगने के लिए घर घर जा रहा था, गांव में कोई गांव का था, तो वहां पर वो वोट मांगने घर घर जा रहा था, और जिस घर वो जाता एक हवाई चप्पल, ब्रांड न्यू हवाई चप्पल की जोड़ी उस घर वालों को दे देता कि भाई ये आप ये जोड़ी रखिए हवाई चप्पल की, जो मैं, और अपना मैनिफेस्टो छोटे से पेपर पे लिखा कि वो क्या क्या काम करेगा, बोला अगर मैं ये काम नहीं करूं जीतने के बाद तो ये चप्पल मैं आपको दे रहा हूं, इस चप्पल से मुझे पीटना। हर घर में वो जाके चप्पल देकर आया अपनी पैदल यात्रा में। आप यकीन मानिए वैसे कैंडिडेट को जो घर घर पहुंचा ना,
आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं पहुंचा रहे हैं, वो जो घर घर कैंडिडेट पहुंच के बोल रहा है कि ये चप्पल रखो आप, और अगर मैं जो कह रहा हूं ये मैनिफेस्टो में पेपर रखो, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें कुछ अगर नहीं करूं ना तो इसी चप्पल से मुझे पीटना, उसको वोट नहीं पड़ते बलीस भाई, उसको वोट नहीं पड़ते, हार जाते हैं बंदा हो। और टीआरएस के जो लोग थे, बीआरएस जो भी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसके गोद में असद भाई बैठे हुए, जिस तरह गोदी मीडिया जाके मोदी जी के गोद में बैठा हुआ है, राहुल जी जाके अखिलेश और तेजस्वी के गोद में बैठे हुए हैं, अभी असद भाई जाके वो बीआरएस चंद्रशेखर राव के गोद में बैठे हुए हैं, वो उनका एक कैंडिडेट था, वो तो जाके मतलब एक 1.5-2 साल के बच्चा, मतलब वो पूप कर लिया तो उसको धुला रहा था, वो उसका पूप धुला रहा था, बताइए आप, उसकी वीडियो फोटो है मेरे पास। तो ये तो हालात है। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान ही बचने की बात है, असल संविधान को बचना है। और जैसे मैंने भी कहा, संविधान को बचाना मतलब राइट टू वोट भी बचाना है। तो अगर आप राइट टू वोट जो अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आज उसको आप बचाएंगे तो आप वो अधिकार अपने आने वाले बच्चों को देकर जाएंगे, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो कभी नहीं बन सकते हम अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हम कभी नहीं बन सकते, लेकिन हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हमने भी वोट का अधिकार आज बचाया है और अपने आने वाली पीढ़ी को वोट का अधिकार हम देके जा रहे हैं। तो आदाब भाई, आदाब। बिल्कुल सोनी प्रा जी, आप यही सही कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ ना हो तो भाजपा नहीं जीत सकती। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब फैसला आ चुका है, उन्होंने डायरेक्टिव दे दिए हैं कि भाई सारे वीवीपैट के जो स्लिप्स हैं उसको काउंट किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए, और जब तक उसके ऊपर काउंटिंग चलती रहेगी उसके ऊपर बात चलती रहेगी, और जब तक वो प्रॉपर काउंटिंग होगी तो जाहिर बात है आपके फैसले भी बराबर आएंगे। पिछली बार जो बिहार के चुनाव हुए थे, मैंने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने चेक किया था, जो बाहर के वोट जब आ रहे थे, आरजेडी को ज्यादा तादाद में वो बाहर के जो वोट्स आते हैं ना, मेल इन बैलेट्स जो आते हैं आपके पास, मेल इन वाले जो आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए मिलते हैं, उसमें आरजेडी की सीट ज्यादा, उसको टिकट मतलब वोट ज्यादा थे, पर अल्टीमेटली वो सीट आरजेडी हार जाती है। तो ईवीएम में गड़बड़ी थी, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट थे वो ईवीएम से नहीं बल्कि एक्चुअल पेपर आ रहा था, और ईवीएम वाले बैलेट में आरजेडी के वोट्स कम हो रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिहार के जो लोग बिहार से बाहर हैं वो आरजेडी को बेहतर समझते हैं, और जो बिहार के अंदर है तो आरजेडी को कुछ समझते नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पॉसिबल है, लेकिन अभी वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनी जाएगी। और एक दूसरी बात, जो पोलिंग प्रतिशत गिरा है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनी जाए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंदाजा है कि पिछली बार जो प्रतिशत था, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल 52% था, और अब वहां पर 49% अगर वोट पड़े हैं, तो ये 3% वोट है ना, ये एक्चुअल में पिछली बार भी 49 ही पड़े थे, लेकिन भाजपा ने अपनी गिनती ईवीएम के जरिए बढ़ाने के लिए इन 3% वोटों का इस्तेमाल किया था। और अब क्योंकि वीवीपैट गिने जा रहे हैं, उसकी पर्चियां गिनी जा रही हैं, तो अब उसके बाद वो ऑप्शन नहीं है कि वो ईवीएम का इस्तेमाल करके उन 3% वोटों को अपने फेवर में डलवा सके या गिनवा सके। तो ये पॉसिबिलिटी मैं सोच रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जरूरी नहीं कि मैं ही सही हूं, तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो बलीग भाई, इस्लाम भाई, सोनी प्रा जी, राजीव भाई जी और प्रमोद भाई हमारे साथ जो भाई और जुड़े हुए, जिमी भाई, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कल हम ना सिर्फ मैं अपनी बात रखूंगा बल्कि अपने साथ मेहमानों को भी जोड़ूंगा। हमारी टीम के जो लोग हैं दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उन सभी भाइयों को भी जोड़ूंगा। और जमीनी स्तर पर जो हालात पेश आ रहे हैं, जो मामलात हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्य में।